आज हम लोग एनजीटी एक्ट को देखेंगे और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी लेजिस्लेशन हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट्स में देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एनजीटी एक्ट में जो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि एनजीटी एक्ट कब आया और इसके प्रियम्बल क्या है और कुछ पेनल्टीज़ क्या है, अपील कितने दिनों में फाइल होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स देखना है जो बार बार रिपीटेडली इट विल आस्क इन इट आस्क बाय द यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट। तो एनजीटी एक्ट 2010 में आया। ठीक है, इसके डिफिनीशन पोर्शन को देखेंगे तो डिफिनीशन पोर्शन में डिफिनीशन से पहले ये प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में क्या है, पूरे प्रियम्बल को याद नहीं करना है, इसमें मेनली 2-3 कीवर्ड को हम लोगों को याद करके चलना है। जैसे एनजीटी एक्ट किसके लिए बनाया गया, तो इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, एक यह याद करना है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। ये प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को ध्यान रखना है कि ये किस लिए है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, और अदर नेचुरल रिसोर्सेस के लिए भी। ठीक है, उसके बाद 1972 में ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में। ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड एट रियो ड जेनेरो 1992। तो ये +20 का है। +20 एनिवर्सरी जो होता है 1972 के 20 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसको रियो ड जेनेरो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, +20 कहते हैं। ठीक है, और इसमें जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग की भी बात है। तो कीवर्ड को बस ध्यान रखना है, जो कि बार बार एनटीए में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 की चर्चा है यहाँ पे। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की बात है, तो उसका है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जो भी प्रेसिडेंट है वो इसमें इसका जिक्र है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया हुआ है, जितने भी एनजीटी के द्वारा वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, और आर्टिकल 21 के राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट में जो भी डिलीवर हुआ है, वो सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रियम्बल में की 2-4 कीवर्ड है। जैसे पहला था इफेक्टिव एंड एक्सपीडिएंट डिस्पोजल, दूसरा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ये आपका डीपीएसपी के पार्ट है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डिफिनीशन के पोर्शन पे। यहाँ पे सारे डिफिनीशन को याद नहीं करना है, 2C को याद करना है। 2C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार जो मर्जी वो लगा लीजिए। 2C में है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, इसको अच्छे तरीके से रट लेना है, कोई अदर ऑप्शन नहीं। वाटर, एयर एंड लैंड, एंड इंटर रिलेशनशिप which exist among and between water, air and land and human being, other living creatures, plant, microorganism and property। ठीक है, एक भी वर्ड को छोड़ना नहीं, सारा वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, और इसका इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में है, विच एग्जिस्ट अमॉन्ग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि 2C में इन्वायरमेंट डिफाइंड है एनजीटी एक्ट में। ये क्या है,
ये वाटर, एयर एंड लैंड को इंक्लूड करता है और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा डिफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2F। 2F इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ का डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये रेफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2F में हजारडस सब्सटेंस डिफाइंड है। लेकिन जब हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देखेंगे तो वहाँ पे जो डिफाइंड है एक्चुअल में जो हजारडस सब्सटेंस क्या होता है वो बार बार पूछा जाता है। ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, इसको याद कर लेना है, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक इंश्योरेंस लाइबिलिटी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, ये आपका पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर। अब इस डिफिनीशन पोर्शन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश विथ इफेक्ट from such date as may be specified therein, a tribunal to be known as National Green Tribunal। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल में फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, दूसरा नॉट लेस देन 10, 10 से कम नहीं होंगे और 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये 20, मैक्सिमम 20, यानी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। ठीक है, ये होंगे फुल टाइम जुडिशियल मेंबर। अब जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन भी आगे देखेंगे आएगा। और एक्सपर्ट मेंबर की बात करें तो एक्सपर्ट मेंबर कितने होंगे, तो ये भी मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 20। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस पे। तो क्वालिफिकेशन सेक्शन 5 में है। क्वालिफिकेशन कैसे होगा जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट मेंबर का, तो जुडिशियल मेंबर के क्वालिफिकेशन के लिए या फिर चेयरपर्सन या फिर जुडिशियल मेंबर के क्वालिफिकेशन के लिए उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, ये याद कर लेना है। ठीक है, रिपीटेडली एनटीए ये रिपीटेडली एनटीए आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देयर आफ्टर एक्सपर्ट मेंबर के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो एक्सपर्ट मेंबर को मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए और ही हैज बीन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। राइट, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके, अब आपको ये टर्म पे आते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, तो ये होल्ड करेंगे 5 ईयर्स के लिए, जब भी वो नियुक्त होंगे उससे 5 ईयर रहेंगे। ठीक है, और ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, he shall not hold office after he has attained the age of 70 years। ठीक है, तो 5 ईयर का तो टेन्योर है ही और 70 ईयर्स इसका मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरा प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस अ पर्सन हु और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट हैज बीन appointed as chairperson or judicial member of the tribunal, he shall not hold office after he has attained the age of 67 years। ठीक है, अगर वो चीफ जस्टिस से आया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज से आया है तो 70 ईयर्स तक जाएगा। अगर वो चीफ जस्टिस के, क्योंकि दोनों में तो अलग एज होता है ना, इसका 65 ईयर्स होता है रिटायरमेंट का, इसका 62 ईयर्स होता है जज के रिटायरमेंट का। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको 67 किया गया और इसका 70 ईयर्स किया गया।
ठीक है। तीसरा प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, he shall not hold office after he has attained the age of 67 years। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आते हैं पेनाल्टी पे। ठीक है, तो पेनाल्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 22, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल का अपील कभी भी हाई कोर्ट में नहीं होता है, वो अपील ऑलवेज लाई बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कितने दिन में अपील फाइल होगा, तो 90 डेज इसका, विद इन 90 डेज इसका फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पेनाल्टीज पे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 4 याद रखिएगा कि 4 इंपॉर्टेंट है और पेनाल्टी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 26 तीन चीज याद रखना है, एक तो चैप्टर, दूसरा चैप्टर 4 में पेनाल्टी है, और दूसरा सेक्शन 26 में पेनाल्टी फॉर फेल्योर टू कंप्लाई द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई करने से आप फेल हो जाते हैं या फिर कंट्रावीन करते हैं तो उसका क्या है पनिशमेंट, तो इसका पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन टू एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ तक है। पहले तो 3 years का है इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो 10 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार आप गलती करते हैं तो वो 25,000 पर डे का है। अगर आप फिर भी आप फेल करते रहते, कंट्रावीन करते रहते हैं, तो उसके केस में 25,000 पर डे, 25,000 पर डे। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ ऑफेंसेस बाय कंपनी है, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये भी देख लेते हैं। 27 है कंपनी के बारे में, कि अगर कोई कंपनी या फिर पर्सन कोई लाइबल होता है, कोई गलती करता है, कंट्रावीन करता है, तो उस केस में वो जो है ना पनिश होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन वो जैसे देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, प्रोवाइजो दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or he has exercised all due diligence। ये तो उसके बचाव के तरीका है, लेकिन वैसे भी इसमें जो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, एग्जैक्ट पनिशमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन बोला कि गिल्टी वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 28 में। 28 है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जो मान लीजिए कि कोई अथॉरिटी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ये सब अगर CGW या फिर वाटर कमीशन है या फिर DPCC है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी है, आईकार हो गया एग्रीकल्चर रिसर्च वाला, ठीक है, तो ये सब जो है ना, अगर DJB हो गया है ना, तो ये सब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अगर गवर्नमेंट के ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को, अवार्ड को, ऑर्डर या फिर अवार्ड को अगर कंट्रावीन कर रहा है, अगर फॉलो नहीं कर रहा, फेल कर रहा है बार बार, ठीक है, तो उस केस में उसका क्या है कि जो HOD होगा, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे रीजनल डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, कहीं कहीं डायरेक्टर होते हैं, कहीं कहीं चेयरमैन होते हैं, तो वो जैसा उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, कहीं पे चीफ इंजीनियर होता है, जैसे DJB में चीफ इंजीनियर होते हैं हेड, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लायबल होंगे, और उसी अकॉर्डिंगली उनको ये भी बोला जाएगा कि इसे आप अपने बचाव पक्ष में क्या है, तो उनके पास अगर कोई नॉलेज नहीं था या फिर वो ड्यू डिलीजेंस में काम करना चाहे थे लेकिन नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया काम, तो उस केस में वो बचाव है उनका, अदरवाइज वो लायबल होंगे। ठीक है, बाद बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस देख लेते हैं कि इस कोर्ट का कॉग्निजेंस इसी कोर्ट में होगा। ठीक है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द कंप्लेंट मेड बाय। कंप्लेंट मेड बाय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा होगा, या फिर कोई ऑफिसर लेके आएगा कंप्लेंट, या फिर कोई पर्सन नोटिस देगा, नॉट लेस देन 30 days। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस एक्ट में
इम्पॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3, ये आपका NTA UGC नेट में रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप PYQ उठा के देखेंगे तो ये तीनों स्केड्यूल से पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पे ब्रीफ में बता देते हैं कि ये तीनों स्केड्यूल में पढ़ना क्या है। ये स्केड्यूल 1 क्या कहता है, 1 में है लॉज, 1 है ये। ठीक है, इसमें जितने भी लॉज हैं जो इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज है, जैसे ये है, यहाँ पे 7 लॉज है, उसके अलावा भी है, लेकिन जो NGT दिया हुआ है उसको पढ़ना है। वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और इसी में एक अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है और इफेक्ट में आया है 2024 में। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा स्केड्यूल में पढ़ना क्या है, सेकेंड स्केड्यूल में जितने भी कंपनसेशन है, जो हेड ऑफ कंपनसेशन होता है वो सब डिस्कस्ड है, और स्केड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट के आने के बाद, जहाँ जहाँ भी अमेंडमेंट हुए हैं उसकी चर्चा है। तो बस ये याद रखना है कि स्केड्यूल 1 में लॉज है, स्केड्यूल 2 में कंपनसेशन है, स्केड्यूल 3 में अमेंडमेंट है। स्केड्यूल 1 पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है कि स्केड्यूल 1 में क्या क्या है, तो 7 लॉज है, और ये 7 लॉज को क्रोनोलॉजी में याद कर लेना है। 1974 में क्या आया, 1977 में क्या आया, 1980 में क्या आया, 1981 में क्या आया, 1986 में क्या है, 1991 में क्या है, 2002 में है क्या है, और ये अमेंडमेंट कब है। ठीक है, बस ये याद रखना है। यहाँ देख लीजिए कि ये क्या है, कंपनसेशन है, हेड्स ऑफ कंपनसेशन, कैसे कैसे मिलेगा, डेथ में मिलेगा, परमानेंट, टेम्प्रोरी, ये सब जो है ना कंपनसेशन के वो क्लेम्ड है, किस किस डैमेज में आपको क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। ठीक है, और तीसरा है अमेंडमेंट, कुछ कुछ एक्ट्स इसके आने के बाद कहीं कहीं अमेंडमेंट हुआ, जैसे वाटर प्रिवेंशन में हुआ, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन सेस एक्ट में हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है ना एयर वाले एक्ट में हुआ, फिर इन्वायरमेंट एक्ट में हुआ, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में हुआ। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुआ है NGT एक्ट के आने के बाद, NGT एक्ट के रेफरेंस में, जैसे यहाँ पे अपील टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, यहाँ भी इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो है ना अपील टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, फिर ये अपील टू नेशनल, तो सब में जो जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसकी चर्चा है। तो यही बस ध्यान रखना है कि 3 स्केड्यूल है, 1, 2, 3, और तीनों में क्या है। ठीक है, so I think this is more about and enough about this NGT Act in the reference of UGC NET law subject। तो आई होप कि मैं आपको इतना आप बस याद रखेंगे तो आपका NGT एक्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो बता दिया डिफिनीशन पोर्शन से, प्रियम्बल से, एक्ट कब आया, और स्केड्यूल से, और पनिशमेंट से। ठीक है, तो बस ये याद रखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।